लेकिन ये सब बेसिक्स फंडामेंटल्स है जो कि मार्केट में अगर आप हो तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। ये जो सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट और डीपीएस तक है, इसको सर आप किसी भी कंपनी का बैकबोन बोल सकते हैं। आपको फाइनेंशियल कुछ नॉलेज नहीं है तो आप उस न्यूज़ को कैसे ट्रैक कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचमोन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग के चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट रजनीश जोशी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी होती है वो और बेहतर हो जाती है। तो तैयार हो जाइए, हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका सेल्स क्या है। अच्छा, सेल्स हुआ तो उसमें से जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए तो हमारे पास आया नेट सेल्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जीएसटी। ठीक है, थोड़ा सा टैक्स के बारे में समझ लेते हैं। टैक्स हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारा लगता है इनकम पे और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा लगता है सेल्स या परचेजिंग पे। क्लियर? तो जितनी कंपनी ने पूरी सेल्स की उस पे से इनडायरेक्ट टैक्स निकल गया तो हमारा कितना आ जाता है? नेट सेल्स आ जाता है। उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जैसे मान लीजिए कपड़े की कंपनी है, अगर उसको कपड़े को बनाने के लिए रॉ मटेरियल और लेबर चार्ज ये सब तो लगेंगे ही, तो उसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल, मतलब जो कि रोज़मर्रा के खर्चे हैं, उसको जब हम लोग हटाते हैं तो क्या हमारे पास बचता है? एबिटा। एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। फिर अगर इसमें से डी फॉर डेप्रिसिएशन, ए फॉर एमोर्टाइजेशन हटाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? एबिट। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है जैसे जो फिजिकल चीज़ें हैं जो समय के साथ उसकी वैल्यूज़ कम होती है, जैसे मशीनरीज हो गए, कंपनी में व्हीकल्स हैं, तो क्या होता है कि समय के साथ इसकी वैल्यू कम होती है। एमोर्टाइजेशन ये होता है कि जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेटेशन, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, जिसको बिजली का बिल, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये एमोर्टाइजेशन में आता है। जब इसको हटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? एबिट। एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स हटाते हैं तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। तो ये सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट तक का सफ़र जो है, ये कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेंथ को शो करता है। हमें इसको समझना है। हालांकि हम इसमें जितनी टर्मिनोलॉजी है इसको अभी आगे समझेंगे। अब जितना नेट प्रॉफिट हो गया, तो अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे आउटस्टैंडिंग शेयर से, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमें क्या मिलता है? ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना अर्न कर रही है। मान लीजिए आपके पास उस कंपनी के 2 शेयर हैं, तो जितना ईपीएस आया उसका डबल आपको प्रॉफिट हुआ। डीपीएस क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर। मान लीजिए कि कंपनी के पास अर्निंग पर शेयर 100 रुपीज़ की हो गई, मतलब एक शेयर पे उसने 100 रुपीज़ कमाया। अब उसने बोला कि 40% हम प्रॉफिट का अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट कैश आ जाएगा 40 रुपीज़। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सेल्स से लेके डीपीएस, डीपीएस तो थोड़ा और डीप हो गया, नेट प्रॉफिट तक ही अगर हम लोग देखें तो ये सफ़र आता कैसे है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सारा चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये है कि कंपनी मार्केट में आती कैसे है, इसको भी समझना ज़रूरी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जीरो से लेके फाइनल पॉइंट तक बिल्कुल क्लियर रहे। देखिए, मान लीजिए कि कोई मिस्टर ए है, उसने अपनी कंपनी शुरू की। अब कंपनी को ग्रो करने के लिए उसको फंड चाहिए। अच्छा, फंड कहाँ से आएगा? उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो फंड बैंक से ले या फिर वो पब्लिक से फंड ले। तो अगर वो बैंक से फंड लेता है तो वो क्या हो गया? उसके लिए डेप्ट हो गया, कर्ज ही हो गया। तो भाई अगर वो बैंक से
फ़ंड लेता है तो उसको महीने की ईएमआईज़ वगैरह देनी होंगी। अब वो तो कर्जदार हो गया, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन ये आता है कि वो पब्लिक से पैसे उठाए। तो पब्लिक से जब वो पैसे उठाएगा तो उसके बदले पब्लिक को क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेंगे। ये कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मार्केट सर दो तरीके की होती है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो अगर किसी कंपनी को पब्लिक से फंड उठाना है तो वो क्या करेगा कि प्राइमरी मार्केट में आके आईपीओ लॉन्च करेगा। तो लोग इसके आईपीओ को जब परचेज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जिसको जिसको आईपीओ अलॉट होगा तो वो कंपनी क्या कर देगी, इसको अपने कंपनी में हिस्सेदारी दे देगी। हिस्सेदारी मतलब शेयर्स, और शेयर्स का क्या मतलब होता है? ओनरशिप। मतलब जितने आपके पास शेयर हैं उस कंपनी के, जितने परसेंट आपके पास शेयर हैं, आप उस कंपनी के उतने परसेंट ओनर भी हैं। आपके पास राइट्स होंगे वोटिंग के, और कंपनी में जो डिसीजन हो रहा है तो वहाँ भी आपके पास थोड़े बहुत राइट्स होंगे, जितने परसेंट आपके शेयर्स होंगे, मतलब जितने परसेंट आप उसका ओनरशिप अपने पास रखते हो। जब ये शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो उसकी जो खरीदारी और बिकवाली होती है वो होती है सेकेंडरी मार्केट में। क्लियर? तो बाय सेल जो होता है ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो अब आप ये समझेंगे कि किसी ने आईपीओ अलॉट किया, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ जब शेयर्स आ गए, तो वो सेल कहाँ करेगा? उसको वो आके करेगा सेकेंडरी मार्केट में। वो ऑटोमेटिक सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। फिर जो थर्ड पर्सन आया, अब ये जो सेल कर रहा है, जिसने जो इसका शेयर होल्डर है, अगर ये इसको सेल कर रहा है तो ये थर्ड पर्सन इसको क्यों बाय करेगा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो थर्ड पर्सन इसकी पूरी स्टडी करेगा, तभी वो इसको बाय करेगा। ये जो सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट और डीपीएस तक है, इसको सर आप किसी भी कंपनी का बैकबोन बोल सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में बैकबोन काम करता है, जो वैल्यू हमारे शरीर में हमारे रीढ़ की हड्डी की है, रीढ़ की हड्डी सर यही है बिल्कुल, किसी भी कंपनी की। ये मजबूत है तो कंपनी मजबूत है, अगर ये मजबूत नहीं है तो कंपनी मजबूत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट तक का सबका टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और इसके डिफिनीशन को समझेंगे कि क्या होता है। सेल्स को समझते हैं कि बिजनेस द्वारा अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर कमाया गया टोटल पैसा। जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़े का बिजनेस है, कपड़े की शॉप ने 1,00,000 रुपए के कपड़े बेचे एक महीने में, तो वो हमारा क्या हो गया? सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? टॉप लाइन भी बोलते हैं। अब जब कस्टमर पे करता है बिजनेस को, तो सरकार को भी पे करना होता है, तो 18% जीएसटी तो लगती है। तो 1,00,000 का सेल्स हुआ तो 18,000 रुपये जीएसटी देना होगा। तो हमारी नेट सेल्स कितनी हो गई? यहाँ देखिए, इसको सेल्स हुआ, फिर जीएसटी दिया, तो हमारी नेट सेल्स जो बचा, जो माइनस करने के बाद, वो हमारी क्या हो गई? नेट सेल्स। नेट सेल्स को हम इंजन बोल सकते हैं। नेट सेल्स का मतलब कि ये वो पैसा है जो कंपनी अपने पास रखेगी। भाई जितना सेल्स हुआ, सरकार को जीएसटी देने के बाद जो पैसा बचा, जो नेट सेल्स हुआ, वो कंपनी अपने पास रखेगी। अब आगे आते हैं। नेट सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स, अब प्रोडक्ट बनाने में खर्चा तो लगेगा ही भाई, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, जिसके बारे में हमने बात किया। तो जैसे मान लिया कि शर्ट बनाना है कंपनी को, तो उसके लिए कपड़ा लगेगा, लेबर का खर्च आएगा, ठीक है। जब उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये दिखाता है कि जो हमारी नेट सेल्स है, अब उसमें से जो चार्जेज है, जितना हमारी लागत लग रही है, मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ 100 रुपये का बेचा और हमारी लागत 20 रुपये की है, तो हमें 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ना। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है वो 80 रुपीज़ का हो रहा है। अगर 100 रुपये का हमने नेट सेल्स हुआ और हमारी लागत ही 60 रुपये की है, तो हमारा कितना हो गया? 40 रुपीज़। बात समझने वाली है। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ही मायने रखता है। जब भी हम कंपनी को एनालाइज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी अच्छे से देखेंगे। इसको कैसे देखना होता है हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स की बात कर रहे हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद जितने हमारे रोज़मर्रे के खर्चे हैं, सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैनेजमेंट का खर्चा हुआ, जैसे मैनेजमेंट की सैलरी हो गई, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, चाहे ट्रैवलिंग का जो खर्चा हो गया, उसको निकालने के बाद हमारे पास क्या आता है? एबिटिडा, अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो जो एबिटडा होता है ये कंपनी का ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अब एबिटडा से हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हटाएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा बात कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर ही हो जाए। जो फिजिकल एसेट्स होते हैं, मशीन व्हीकल्स की जो खर्चे होते हैं, मतलब समय के साथ जो वैल्यू में गिरावट होती है भाई, मशीनरीज हैं तो डेप्रिसिएशन तो उसमें होगा ही ना, मशीन घिसती है। व्हीकल्स हैं भाई, धीरे धीरे वो पुराने होंगे तो उसकी भी वैल्यू घटेगी, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, एमोर्टाइजेशन क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हुआ, कॉपीराइट्स हुआ, पेटेंट्स की वैल्यू वक्त के साथ कम होती है। तो जब इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एबिट। एबिट जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है, इसको समझना है बहुत अच्छे से। जो एबिटडा होता है वो हमारा स्ट्रेंथ होता है और जो एबिट होता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। एबिट हमें ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना कमा रही है, कंपनी ने लोन लिया है या नहीं लिया है, इस बात से यहाँ पे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, इसका मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। जब एबिट से हम इंटरेस्ट और टैक्स दोनों हटाएंगे तो हमारे पास फिर क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। एबिट से जब इंटरेस्ट और टैक्स हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। तो इसको भी समझ लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है कि कोई भी कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए भाई कुछ कर्ज भी लेना होता है, जिसका वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कि उसका कर्ज कितना बड़ा या छोटा है। अगर कर्ज बड़ा है तो इंटरेस्ट भी उसको बड़ा देना पड़ेगा। तो कंपनी को एनालाइज करते समय हम इस बात का भी ध्यान देते हैं कि उस कंपनी पे कोई बड़ा कर्ज ना हो। अगर कर्ज बड़ा होगा तो कंपनी सेफ नहीं है आपके लिए। अब टैक्स, हमने टैक्स के बारे में बात की। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स हमारे इनकम पे लगते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे सेल्स और परचेजिंग पे लगते हैं, जिसको जीएसटी बोलते हैं। और इनकम टैक्स वो तो डायरेक्ट टैक्स है। तो अब कंपनी ने जितना एबिट कमा लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो उसको भाई टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब टैक्स देने के बाद जो बचेगा तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन भी बोलते हैं। सारे खर्चे, लोन, टैक्स चुकाने के बाद बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है ना, जो कंपनी की असली कमाई होती है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि अगर नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता जा रहा है, मतलब कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके स्टॉक्स को हम ट्रेड भी कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कंपनी की जितनी टोटल ओनरशिप छोटे छोटे हिस्सों में होते हैं उसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। मान लीजिए कि कंपनी के पास 1000 शेयर्स है, एज्यूम कर लेते हैं। आपके पास उस कंपनी के 2 शेयर्स हैं, तो आप उस कंपनी के 0.2% के ओनर हुए। इसलिए कैलकुलेट की जाती है क्या? ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। कि अर्निंग पर शेयर का क्या फार्मूला होता है कि नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब जितना नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को और जितने शेयर्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है? अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए कि कंपनी को एक शेयर पे 100 रुपये का मुनाफा हुआ, तो आपके पास 2 शेयर हैं, तो आपका प्रॉफिट उसमें कितना हुआ? 200 रुपये। ईपीएस भी हमें देखना है कि ईपीएस अगर अच्छा ग्रो कर रहा है तो कंपनी हमारे लिए अच्छी है। अब डिविडेंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपये पर शेयर ईपीएस कमाया। अब कंपनी ने बोला कि हम इसका 40% अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। तो अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो 40 × 2 = 80 रुपीज़ सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो कि आपके डीमेट से जुड़ा रहेगा। और जो 60 रुपीज़, मतलब 60 जो बचे × 2 120, वो किस में लग जाएंगे? कंपनी के ग्रोथ के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये जो पैसे आपको मिल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो इसकी समरी ये है कि हमें नेट सेल्स को हमेशा देखना है। नेट सेल्स अगर हमेशा बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है।
दूसरी चीज़ कि हमें एबिटा देखना है। एबिटा मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ। अगर एबिटा कंपनी का अच्छा है तो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस को भी देखना है। अगर ये अच्छा ग्रो कर रहा है तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। ईपीएस क्या होता है कि डिविडेंड पर शेयर। अगर कोई कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है तो लोगों का उसमें ट्रस्ट बना रहता है। ये रहा आज का बेसिक्स। इसके आगे हम लोग रेशियोज़ पे बात करेंगे कि पीई रेशियोज़ क्या होता है, पीएस रेशियोज़ क्या होता है, आरओई क्या होता है, आरओसीई क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे रेशियोज़ हैं जिसको हमें जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये सब बेसिक्स फंडामेंटल्स है जो कि मार्केट में अगर आप हो तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर आता है, आपको फाइनेंशियल कुछ नॉलेज नहीं है तो आप उस न्यूज़ को कैसे ट्रैक कर पाएंगे? तो हमें सारी टर्मिनोलॉजी, फाइनेंशियल्स नॉलेज बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए ताकि हम मार्केट में अच्छा काम कर सकें। तो दोस्तों, आई होप आपको इनकम स्टेटमेंट का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।